नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, इस वक्त बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर है। युवा परेशान हैं, हतोत्साहित हैं, हताश और निराश हैं। उसका कारण है नौकरियां नहीं मिलना, नौकरियों के अवसर की लगातार गिरावट और नौकरियों की कमी। इस कारण आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ महीनों में, विशेष तौर पर कोरोना काल के दौरान और उसके बाद ऑनगोइंग इस वक्त जो चल रहा है, युवा बहुत परेशान है, आंदोलित है और उद्वेलित भी है। और उसका नज़ारा आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया पर भी आपको दिखाई दे रहा है। यूथ को अब झांसा नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। यूथ को अब आश्वासन नहीं, नौकरी चाहिए। यूथ को अब सिर्फ जुमलेबाजी नहीं, बल्कि एक अच्छी नौकरी चाहिए, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, अपना जीवन यापन अच्छा कर सके और समाज में सम्मान से सिर उठाकर जी सके। नौकरियों की भारी कमी, आयोग और बोर्डों की भयानक अराजकता, भ्रष्टाचार, अनियमितता के बीच एक और दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार समूह ख और समूह ग की सेवा नियमावली में परिवर्तन करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने एक विभत्स और खतरनाक प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत समूह ख और समूह ग में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, उनको संविदा पर रखा जाएगा 5 वर्षों के लिए। यानी उनका स्थायीकरण 5 वर्षों तक नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्चुअल रहेंगे 5 वर्षों तक, समूह ख और समूह ग। और इन 5 वर्षों में उनको 10 बार असेस किया जाएगा। यानी हर 6 महीने में उनका एग्जामिनेशन होगा, उनका इंटरव्यू होगा और उनका मेजरेबल कोऑपरेटिव MKPI परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगा। यानी उनका आकलन किया जाएगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। 10 बार। IAS की नौकरी में बहनों भाइयों, परिवीक्षा यानी प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। और एक बार आप मसूरी से निकले तो उसके बाद फिर कोई आपका एग्जामिनेशन नहीं होता। IPS की नौकरी में 2 वर्ष का प्रोबेशन होता है और एक बार हैदराबाद के ट्रेनिंग सेंटर से निकले फिर दोबारा कोई परीक्षा नहीं होती है, सिर्फ ट्रेनिंग्स होती हैं। उत्तर प्रदेश में PCS और PPS की भी जो परीक्षाएं हैं, इनको आप जब पास आउट करके निकलते हैं तो फिर आपको दोबारा नहीं करना पड़ता, 2 साल में आप परमानेंट हो जाते हैं। IAS, PCS, PPS और PCS इनका प्रोबेशन 2 साल होगा। लेकिन जो गरीब कर्मचारी, चपरासी, क्लर्क, समीक्षा अधिकारी, समूह ख और ग के कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, इन बेचारों का प्रोबेशन पीरियड 5 साल होगा, 5 ईयर। और उसमें से भी 10 बार इनको एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर 60% से कम नंबर आया 2 बार तो नौकरी से बाहर। अगर विभागाध्यक्ष, शासन के अधिकारी और आपके कंसर्न ऑफिसर का मन आपसे खराब हुआ या वो आपसे नाराज हुआ, आपको पसंद नहीं करता है, आपकी नौकरी गई। कारण क्या है कि सरकार को इस तरह के निर्णय लेने पड़ रहे हैं? इसके पीछे के कारण क्या है? ये MKPI लाने के पीछे का मकसद क्या है? क्या सरकार अपना रेवेन्यू बचाना चाहती है, या वाकई में सरकार चाहती कि कर्मचारियों की दक्षता बहुत अच्छी हो जाए? तो दक्षता नापने वालों की दक्षता कौन नापेगा? और क्या सारा रेवेन्यू और सारी परफॉर्मेंस समूह ख और समूह ग के गरीब लोगों से तय होगी, क्लर्क और चपरासियों से तय होगी, समीक्षा अधिकारियों से तय होगी, किससे तय होगी? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे क्या होने वाला है आने वाले वक्त में? जो विभागाध्यक्ष HODs होंगे, उनका अत्याचार बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, महिलाओं का शोषण होगा, नौकरी परमानेंट करने के नाम पर भ्रष्टाचार होगा, निजी और व्यक्तिगत काम कराए जाएंगे, जातीय आधार पर विद्वेष और भेदभाव होगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह जातीय विद्वेष से की राजनीति से पनपा हुआ प्रदेश है। यहां हर व्यक्ति जाति से देखा जाता है। तो अगर आपकी और आपके HOD की जाति मैच नहीं करी तो अब कौन जिम्मेदार होगा? तो ये 5 साल जो संविदा काल चलाए जाने की परंपरा है, ये समूह ख और ग के लिए क्यों की गई है? इसकी आवश्यकता क्या आन पड़ी? सरकार कहती है कि हम दक्षता और सरकारी रेवेन्यू को कम करना चाहते हैं, दक्षता बढ़ाएंगे, रेवेन्यू कम करेंगे। तो क्या ये फार्मूला सिर्फ समूह ख और ग पे लगेगा? IAS, PCS, PPS, PCS, इंजीनियर्स, इन पर यह क्यों नहीं लगेगा? क्या सारा कसूर मेजॉरिटी में आने वाले समूह ख और ग के लोगों का है? और वो भी तब जब आप बड़े पैमाने पर भयानक आउटसोर्सिंग सरकारों में चल रही हो। आउटसोर्सिंग का मतलब सरकारी पदों का क्रिएशन बंद हो जाना,
वो ऑलरेडी चल रहा है और उसी बीच आप समूह ख और ग के सेवा नियमावली में परिवर्तन कर रहे हैं। इसके बड़े भयानक दुष्परिणाम होंगे। सरकार भले ही चीज़ों को कहे कि वो कंट्रोल करना चाहती है, दक्षता यानी इफिशियंसी बढ़ाना चाहती है, लेकिन इसे इफिशियंसी नहीं बढ़ेगी, इससे अत्याचार और अनाचार बढ़ेगा। महिलाओं को सोचिए, पिछड़ी जातियों का सोचिए, शेड्यूल्ड कास्ट लोगों का सोचिए, माइनॉरिटीज़ का सोचिए। अपर कास्ट में अगर कुछ जातीय विद्वेष हुआ एचओडी से तो क्या होगा? यानी आप एक तरीके से बंधुआ मजदूर होंगे अपने एचओडी के। और अगर आपने 2 एग्जामिनेशन में 60% से नंबर कम आए, अपने घर जाओ। तो एक तो 30-35 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश में नौकरी मिलती है, 5 साल आपने उसको रखा और मान लीजिए 5वें साल आपने उसको नौकरी से क्वालिफाई आपके हिसाब से नहीं कर पाया या एचओडी नाराज हो गया, नौकरी से निकाल दिया गया, उस वक्त उसकी उम्र क्या होगी? करीब 40 साल। कहाँ जाएगा वो? अगर 35 साल भी उम्र होगी, कहाँ जाएगा वो? किस नौकरी के लिए आवेदन करेगा? आपने तो उसको बीच मझधार में छोड़ दिया। पहला सवाल। दूसरा ये है कि इसी में एक और प्रस्ताव तैयार कर रहा है कार्मिक विभाग कि 50 साल के बाद दक्षता के आधार पर जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। तो भाई साहब 40 साल में कंफर्म कर रहे हो उसको और 50वें साल में पहुंचते ही उसको आप भगा दोगे नौकरी से। कितने साल सेवा की? 10 साल, गर्दन पे तलवार लटका के। तो सरकार अपनी नौकरी को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर इस प्रकार के निर्णय लेने के पीछे की मंशा क्या है, ये समझना बहुत आवश्यक है। क्या धीरे धीरे सरकारी नौकरियां समाप्त की जा रही हैं या सरकार के पास नौकरी देने की एक कारण नहीं है, इसलिए मामले को इतना घुमा दो, इतना घुमा दो, कभी पेपर लीक से, कभी परीक्षा रिजल्ट न दे के, कभी जब सब कुछ आ जाए तो ज्वाइन न कराओ, कभी सब चीज़ों को जांच में फंसा दो और जब सब कुछ क्लियर करके आ जाए तो आओ संविदा पर भर्ती करेंगे। ये क्या है? आपने तो वादा किया था कि रोजगार बांटोगे और आप दे क्या रहे हो? संविदा दे रहे हो। आज इसी विषय पर डिबेट है, कुछ बयान सुनिए, फिर दिलचस्प डिबेट है, आगे बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार ने भी प्रपत्र जारी किया है कि कोई नए पद का सृजन नहीं होगा। जुलाई तक अगर आपने आवेदन किया है तो वो भी निरस्त करेंगे। ये किस तरह की सरकार है जो युवाओं की बेरोजगारी की कठिनाई और समस्या नहीं समझती है? लोग आत्महत्या कर रहे हैं, युवा सड़क पर हैं, साथ ही जो अभी तक संविदा पर नियुक्तियां हुई हैं उनको आप कैसे परमानेंट करेंगे? कार्मिक विभाग ऐसी कौन सी योजना लेके आ रहा है? हमारे सारे कर्मचारी हमारे लिए आवश्यक हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं है, रोज सरकार की नई नोटंकी सामने आती है, कभी कुछ, कभी संविदा, कभी कुछ और। असलियत में उत्तर प्रदेश में लाखों पद खाली हैं जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, एग्जाम हुए हैं तो परीक्षा परिणाम नहीं आ रहे हैं। अब तो छात्र यहां ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एग्जाम देना है, प्री मेंस इंटरव्यू, धरना, फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार की लाठीचार्ज, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब जाके नौकरियां मिल रही हैं। ऑलराइट, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अशोक पांडे भारतीय जनता पार्टी से, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के अध्यक्ष हैं, विजय कुमार बंधु अटेवा के अध्यक्ष हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, जावेद अहमद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आशुतोष गिरी और अमित यादव ये दोनों प्रतियोगी छात्र हैं। ये सब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। भाई अशोक पांडे जी, कैसे हैं आप? और ये इन दिनों मैं देख रहा हूं कि आप लोग नौकरी देने के अपने वायदे के बजाय छात्रों को उलझाते जा रहे हैं, परेशान करते जा रहे हैं और नियम पर नियम लागू करते जा रहे हैं। ये समूह ख और गा की नई प्रस्तावित सेवा नियमावली, ये इसके लाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? आप क्या चाहते हैं? देखिए, मूल बात जो चीज अभी कुछ चीजें अदालतों में चली जाती है उसका मूल कारण है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने साक्षात्कार में या परीक्षा में निश्चित तौर पे धारणियां की थी। कोई न कोई कोर्ट में चला जाता है, लेकिन उसका जब भी फैसला आता है हम उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरी बात, गांव में सरकारी नौकरी में ईमानदारी की बात यह है कि लोग सरकारी नौकरी तो पा जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि अब हमको आनंद लेना है, काम करेंगे नहीं करेंगे। मतलब आप सरकारी कर्मचारियों को खुलेआम कामचोर कह रहे हैं? ओके, खुलेआम कामचोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन तादाद उनकी इस तरह की कुछ दिखाई देती है। आप देखते होंगे वायरल होते हैं कि फलाने अध्यापक सोच रहे हैं, राष्ट्रगीत पता नहीं है, अंग्रेजी आती नहीं, पढ़ा रहे हैं, 70,000 60,000 तक खा ले रहे। सरकार का यह मानना है कि निश्चित तौर पर दक्षता योग्यता जिसके अंदर होगी और जो लापरवाह नहीं होगा
निश्चित तौर पे उन 5 सालों में आपको बता दें कि मंत्री बनने के लिए 5 साल पे परीक्षा देना पड़ता है, विधायक बनने के लिए 5 साल पे इम्तिहान देना पड़ता है। 5 साल अगर दक्षता की मतलब ट्रेनिंग आप हो संविदा जाएगी, पर आते हैं तो आप निश्चित चाहते हैं कि दूसरे भी संविदा पर आएं। तौर पे अच्छे और दक्ष लोग सरकारी नौकरियों में आवे, काम जो जुदा हो। ओके, और ये निश्चित जितने तौर पे हैं समूह खा लोगों गा को वाले, हटाया जाए, ये सब कामचोर है, क्योंकि- ऐसा कह रहे हो आप? जी, ओके, ये कामचोर लोग हैं, ठीक है कामचोर हमने नहीं कहा। जी। हमने कहा कि सरकारी नौकरी का एक मतलब आम जनता में ही हो गया है जी। कि हम नौकरी पा गए तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं है, 60 साल तक आनंद पांडे जी, लेना है। पांडे ये जी। अलग बात है कि ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। पांडे जी, एक देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, ये बीजेपी के एमएलसी हैं। इन्होंने आज एक घनघोर चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को और कहा है कि ये समूह घ और ग की जो नई सेवा नियमावली, इसको तत्काल निरस्त करें। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, महिलाओं का शोषण होगा, अधिकारियों की तानाशाही होगी, लड़कियों से छेड़खानी होगी और नौकरी जाने का भय होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह और गोरखपुर से आते हैं। पे हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन जो सरकार की सोच है कि दक्ष लोग, योग्य लोग और अच्छे लोग सरकारी नौकरियों में आवे, सरकारी नौकरी का मतलब अगर खाली ये नहीं सरकार है की कि 60 साल तक सरकार की आनंद नियमावली लेते। से संतुष्ट नहीं है पांडे जी, तो ये देवेंद्र प्रताप सिंह को निकाल दो, पार्टी से बर्खास्त करो। नहीं, पार्टी से गुरु जी किसी को नहीं निकाला जाता। लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हर आदमी को कहने एक का अंतिम हक है। सवाल, फिर मैं आगे बढ़ता हूं आपके मित्र सुनील साजन के पास। ये आईएएस, आईपीएस और पीसीएस, पीपीएस, ये कामचोर नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक आदमी होता है, ये 2 साल के प्रोबेशन में पक्का हो जाता है, ये ठीक लोग होता है, और खाओगा वाला चोर कामचोर होता है। नीचे से शुरुआत हो रही है, आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे इस पर भी कहीं न कहीं कोई संहिता बनेगी। जरूर बनाइए, बिल्कुल ठीक बात है। ओके, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। भाई सुनील जी, ये समूह खा और गा वालों ने ऐसा क्या गुनाह कर डाला कि पांडे जी कह रहे हैं कि ये कामचोरी रोकने के लिए है? तो क्या इस क्लास के जो कर्मचारी चयनित होते हैं ये कामचोर होते हैं? देखिए ब्रजेश जी, क्योंकि आपका डिबेट पूरे प्रदेश और देश और दूसरे देशों में भी देखा जाता है, तो मैं सबसे पहले सरकार की इस बात से सहमत नहीं हूं जिनको आप कामचोर कह रहे हैं। इसी कोरोना कामचोर नहीं महामारी कह रहा में सबसे ज्यादा कुछ जब लोगों सब के लोग दिमाग अपने में घरों में रहता है। पांडे जी रुक जाओ, पांडे जी रुक जाओ, कुछ नहीं करता। पांडे जी रुक जाओ, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आपके प्रति आदर का भाव है। सफाई कर्मी, लेखपाल, कंट्रोल रूम कौन चला रहा था? जब पूरी देश आपदा में था, तो जिसको आप कामचोर कह रहे हैं, इन्होंने देश को संभाल के रखा है। और ब्रजेश जी, जो आपने कहा, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, यहां तो पारदर्शिता देखी जा रही है, और जो अधिकारी इसी महामारी में अपनी टेबल के सामने शीशा लगा करके भ्रष्टाचार कर रहे थे, योगी जी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये कामचोर हैं। और इनकी मानसिकता समझने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पुराना बयान देखिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास रोजगार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योग्य लोग नहीं हैं। उनके पास रोजगार है, लेकिन उनको योग्य अब लोग मुझे नहीं बताओ दिखते सुनील हैं। सिंह साजन जी, देखिए, आज मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा है, अब पता नहीं वो जी। स्टेटमेंट सही है या नहीं है। आपकी पार्टी की तरफ से कुछ लोगों ने ये स्टेटमेंट डाला है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो आप ये संविदा कानून वापस ले लेंगे। इज इट ट्रू? देखिए ब्रजेश जी, ये फैसला तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, उनका बयान आएगा। हाँ, मैं आपकी डिबेट में ये जरूर कह सकता हूं, ये सरकार जो किसान के खिलाफ, नौजवान के खिलाफ या पिछड़े, गरीब, दलित, मुसलमान के खिलाफ कानून बनाएंगे, तो हमको जब मौका ओके, मिलेगा, जावेद अहमद, समाजवादी ऑलराइट, पार्टी को मौका थैंक यू मिलेगा, साजन, माननीय थैंक अखिलेश यू। यादव जी को मौका मिलेगा, तो इसी भरोसे के साथ मौका मिलेगा कि इन सब चीजों को ठीक किया जाए। ऑलराइट, जावेद अहमद और जी, हम आपकी डिबेट के माध्यम से केवल एक चीज जानना चाहते हैं। ओके जी, ऑलराइट, प्लीज वेट करें, मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूं। प्रियंका गांधी का एक मैं स्टेटमेंट जानना आया है, चाहता हूं, और- उसमें यह कहा गया है कि साहब युवा सब समझ चुका है और वो अपना हक मांगना चाहता है, वो सड़कों पे उतर रहा है। प्रियंका गांधी यूथ को भड़का रही हैं। जावेद भाई,
ब्रजेश भाई, जिसने पूरे देश को भड़का रखा हो उसको प्रियंका जी भड़का रही हैं, ये आरोप ही गलत है भारतीय जनता पार्टी का। देश और प्रदेश का युवा बेरोजगार किस दुख, पीड़ा, संतरास के दौर से गुजर रहा है, उसके रोजगार को किस तरीके से छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पिछले 6.5 वर्षों के शासन में देश की पूंजी को चंद घरानों में इन्होंने सीमित कर देने का, केंद्रित कर देने का पर काम ये मुझे किया। बताओ कि ये समूह ख और ग की जो प्रस्तावित नई सेवा नियमावली है, जिसको संविदा कहा जा रहा है, संविदा की नौकरी, इससे आप सहमत हो या असहमत हो? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से इस पर कांग्रेस सहमत नहीं है, प्रियंका जी सहमत नहीं है, राहुल जी सहमत नहीं है, प्रदेश सहमत नहीं है, पूरा प्रदेश सहमत नहीं है कि आप किस तरीके से बेरोजगार नौजवानों के साथ आप छल करने का काम कर रहे हो। आप उनको दुख और पीड़ा और आत्महत्या की तरफ जो है आप प्रेरित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके इस काले कानून से सहमत कौन हो सकता है? वंशराज वही दुबे, हो all right. सकता है Thank you, जो जावेद भाई. Thank you. बेरोजगार और युवा विरोधी Thank you. होगा, आम जो आदमी विकास पार्टी का की विरोधी जो होगा। छात्र विंग है उसके अध्यक्ष वंशराज दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। भाई वंशराज जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो संविदा का कानून आ रहा है और अब समूह ख और ग में संविदा 5 साल की रखी जा रही है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या रुख है और आप क्या चाहते हैं, और आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कानून क्यों लाना चाहती है कर्मचारियों के लिए? देखिए ब्रजेश जी, ये जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के नौकरशाहों ने इसी कमरे में बैठ के बनाया है, उनके पीछे उसकी मंशा को समझना पड़ेगा, और मंशा नौकरशाहों की और सरकार की दोनों को समझना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए कि जो सरकार को यही नहीं मालूम कि अभी 2020 में जो शिक्षा नीति आई थी, उस शिक्षा नीति में साफ साफ कहा गया था कि 2022 तक जितने भी हमारे विद्यालय हैं उसमें जो भी अध्यापक हैं उनको अस्थायी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो एक तरीके से जो आपने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया, जो प्रस्ताव कर दिया, उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में विरोधाभास है। दूसरी पर अगर सरकार दक्षता के लिए, कर्मचारियों की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए और अपने रेवेन्यू स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने के लिए ऐसी कोई नियमावली में परिवर्तन करती है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? किन बिंदुओं पर आप असहमत हो? नहीं जी, मैं आपसे उसी पे आ रहा हूं। दूसरी चीज, इनकी मंशा को एक और आप समझिए कि दरअसल जो ऊपर के लोग हैं, जो ऊपर के अधिकारी हैं, वो ये चाहते हैं कि जो हमारे निचले समूह खा हुआ गा हुआ जो चपरासी रैंक का अधिकारी है, वो इनका 5 साल तक समय पे चाटुकारिता करेगा कि नहीं करेगा। अधिकारी जो कुत्ता पाल के रखा है उसको समय पे पार्क में घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, उसका अवलोकन मूल्यांकन इस बात पे होगा, उसका मूल्यांकन इस बात पे होगा कि उनकी मैडम को समय पे शॉपिंग कराया कि नहीं कराया, सब्जी लाया मार्केट से कि नहीं लाया। अगर वो अधिकारी उस नौजवान का, उस गरीब घर के बच्चे का, जिसने 5 साल 6 साल इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली में जाके अपने घर से दूर नौकरी की तैयारी करी, और वो उनकी चाटुकारिता समय पे नहीं करेगा, तो उसको उस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके नौकरशाही जो ऊपर बैठे लोग हैं, उनकी यही मंशा है। और इनको कोई अपडेट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। अभी सर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी, मैं एक छोटा सा कोट करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया कि जो नया सत्र जब शुरू होगा 2021 में जुलाई में, उसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार एक कमीशन बनाए, और जो भी एडहॉक पे टीचर हैं या जो भी संविदा पे लोग हैं, उनकी एक प्रॉपर परीक्षा हो, जो लोग एक तरीके से लायक पाए जाए उनको परमानेंट किया जाए, और जो लोग लायक नहीं पाए जाए उनको बाहर किया जाए। विजय कुमार बंधु, थैंक यू वंशराज। लेकिन आप विजय कुमार बंधु अटेवा के अध्यक्ष हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। भाई विजय कुमार जी, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला, आप कर्मचारियों के लिए बहुत काम करते हैं, आपका धन्यवाद उसके लिए। लेकिन आपसे मैं समझना चाहता हूं कि ये जो नई सेवा नियमावली समूह ख और ग के लिए तैयार हो रही है, उससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? नौजवानों के लिए क्या मुश्किलें हैं, महिलाओं के लिए क्या परेशानियां आएंगी, इन सब पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस ज्वलंत मुद्दे पर आपने डिबेट कराई, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जो जनता से जुड़े मुद्दे हुए हैं वो आने से बेहतर होता है।
पहली बात तो जो संविदा की व्यवस्था कही जाती है, यह संविदा की व्यवस्था हटा करके मैं तो शासन से निवेदन करना चाहता हूँ, इसका नाम ही बदल दें। शोषणकारी व्यवस्था है, संविदा ही नहीं है, ये शोषणकारी व्यवस्था है। पहली चीज, इलाहाबाद में या तमाम सारे जहां कंपटीशन लोग तैयारी करते हैं, उन जगहों पे आप देखें छोटे छोटे कमरों में लोग अपने दूर सुदूर घरों से माँ बाप के सपने लेकर के पढ़ाई करने आते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा ग्रहण इसलिए करते हैं कि अपने माँ बाप का सपना, अपना सपना वो पूरा कर सके शिक्षा के माध्यम से और अपनी मेहनत के माध्यम से। और जब वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तमाम सारी दिक्कतें, तमाम सारी परेशानियों को झेलते हुए इस उम्मीद में कि चलो हमारा कम से कम एक सपना पूरा होगा, एक सरकारी नौकरी मिलेगी, हम अपने माँ बाप को अच्छे रास्ते में ले चलेंगे, अच्छा जिंदगी जी पाएंगे, उस सपनों पर कुठाराघात है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार युवाओं के साथ नाइंसाफी कर रही है, छल कर रही है, उनकी शिक्षा का अपमान कर रही है, उनकी योग्यता का अपमान कर रही है, और उनके साथ तो कह रही है बेबसी और लाचारी की जो व्यवस्था, वो कह रहे हैं कार्यदक्षता बढ़ेगी और सरकार पर फाइनेंशियल बर्डन्स कम आएंगे। अब आपका सवाल जो आया फाइनेंशियल बर्डन का, मैं पूछना चाहता हूं, इतने सारे कार्यक्रम पिछले सरकारों के दौर में एक भी हमको बता दे राजनेताओं के किसी चीज में कटौती हुई है? जब भी कटौती हुई थी, जनता में टैक्स लगा दो, जब भी होगा कर्मचारियों पे ये काट दो, डीए काट दो, वो काट दो, तो क्या इतने इसके पीछे तर्क ये दिया गया विजय कुमार जी कि नई व्यवस्था होने से शासन पर वेतन का बोझ कम होगा और कर्मचारियों की कार्यदक्षता बढ़ेगी, गवर्नेंस मजबूत होगा, जिसका लाभ आम आदमी को होगा, ये तर्क दिए जा रहे हैं। अब आप कितना सहमत हो ये आप बताओ। मैं बता रहा हूं, वेतन की जहां तक बात है, मैं बड़े विनम्रता से शासन से कहना चाहता हूं, अगर वेतन समूह गा और घा के लोगों से ही सारा कुछ होने वाला है तो बाकी लोगों का फिर क्या होगा? जिनकी लाखों रुपया सैलरी है उनको दूसरा सवाल उससे बड़ा सवाल, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम कह रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम आए हैं वेतन के भत्ते के लिए, सुविधाओं के लिए, लेकिन जो जनसेवक है, पर मैं एक बात आपको बता दूं, वेतन भत्ते की जरूरत नहीं है, जनसेवा करने आया है। इसमें इस संविदा काल में आपको कोई सर्विस बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी प्रावधान है नई नियमावली। मैं थोड़ा बताना चाहता हूं सर, मैं उसको अध्ययन किया हूं, मैं बताना चाहता हूं, ये जो मैं भी पढ़ के आया हूं, बहुत पढ़ा हूं इसको। जी, आज जो साफ साफ दिखाया जा रहा है, फाइल पर डाला हूं, ये पिछले 17-18 सालों में गुजरात में लागू है, और 3-4 घंटा बिना रुके डिबेट कर सकता हूं, इतना पढ़ लिया हूं इस फाइल को। बहुत अच्छी बात है सर, बोले आप। गुजरात में 17-18 सालों से व्यवस्था लागू है, वहां पर क्या लाया गया, वही सेम पैटर्न यहां लाया जाएगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गुजरात में आज सरकारी नौकरियां है ही नहीं, एक भी नहीं है, उसी पैटर्न के यहाँ है, ये नौकरी का गुजरात मॉडल है। और ये गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल क्या है? नौकरी का गुजरात मॉडल मैं बताना चाहता हूं। वहां के लोगों को पहले लाया गया, प्राइमरी के सेक्शन में लाया गया, बाल गुरु नाम दिया गया, बाल गुरु, उसकी तनख्वाह सुन लो, प्राइमरी के लोगों को पढ़ाएगा, वो शिक्षा है, शिक्षक है, शिक्षा देगा, भारत का भविष्य का निर्माण करेगा, और उसका वेतन 2,500 रुपए। मुझे शर्म आती है कि शिक्षकों को आप 2,500 आपने इंपॉर्टेंट लाइन कोट की कि ये नौकरी का गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल है। ओके। और एक निवेदन और करना चाहता हूं, जो मैं अभी माननीय सत्ता पक्ष के सांसद ने बोला कि ये कार्यदक्षता बढ़ा रहे हैं, ये संसद की खबर है, ये संसद में लोग सोते हुए बैठे हैं हमारे माननीय लोग, इनकी कार्यदक्षता कब बढ़ाई जाएगी? अरे 18-18, 20-20 घंटे बेचारे काम करते हैं, थक जाते हैं भाई। आप मजाक पूरा बना गुस्सा करते हो, नौजवानों के सपनों को सो गए, कोई बात नहीं, सो गए, अब इतनी मेहनत करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, आपको पता भी है कुछ, सुनील जी को भी नहीं पता, सारा नियम जनता के लिए, सारा नियम कर्मचारी। और मुझे दुख कहते हुए हो रहा, इस कोरोना दौर में सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा काम उन्हें करके दिखाया है। थैंक यू आशुतोष गिरी जी। आप लोग तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये जो नई सेवा नियमावली आ रही है, इसको लेकर आप लोग की क्या धारणा है? आप लोग क्यों सोच रहे हैं? हम लोग तो थोड़ा क्रिटिकल वे में सोचते हैं, फाइलों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम लोग नौकरी पेशा में, इसलिए हमारा नजरिया हो सकता है कि उतना बेहतर ना हो जितना आप लोगों का है। सर ये जो भी नियमावली आई है पूर्णतः गलत है सर। अगर हमारी कार्यदक्षता और सारी चीज़ें जो भी निष्ठा है, ये सारी चीज़ें अगर इनको इस तरह से चेक करनी है तो ये बताइए, जैसे अभी जब मैं शिक्षक भर्ती का पेपर दिया मैंने, वो पेपर 2018 में हुआ, 2 साल मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ता हुआ यहाँ तक पहुंचा, अब मुझे ये 5 साल संविदा पे रख देंगे। सर ये 7 साल होता जा रहा, 2 साल इधर लड़ो, पहले पेपर नहीं होंगे, वो चीज़ें नहीं होंगी, जो चीज़ें हमें टाइम से मिल जानी चाहिए, उसके बाद 5 साल हम संविदा पे रहें, और वो भी 10,000 15,000 जैसे छोटे से वेतन पर। महंगाई इनके कंट्रोल में है नहीं, सारी चीजें इनके कंट्रोल में नहीं, हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे सर? देखो आप लोग का तो इशू चल ही रहा है, हम लोग पीसीएस वालों के साथ भी कांड हो गया। अभी जो 2018 के परिणाम आए हैं, उसमें जो विज्ञापन में शर्तें दी गई थी ना,
उन शर्तों का पालन नहीं किया गया परिणाम जारी करते वक्त, बिना स्केलिंग के परिणाम जारी कर दिए गए। ये अपने आप में एक बड़ा स्कैंडल। आई डोंट नो कि अपोजिशन को क्या हो गया, वो बोलता क्यों नहीं इन सब विषयों पे। बिना स्केलिंग के परिणाम जारी किए गए। और अभी अगर ये समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट होती तो अभी सुनील साजन के गले में लटक जाते ये सब कि आप लोगों ने ये सब कराया। बोलिए भाई आशुतोष जी। सर ये किसी चीज को लेकर, अभी जैसे इन्होंने एक नई शिक्षा नीति लाई, उसमें कहा है कि संविदा पे शिक्षक नहीं रखेंगे। अब उत्तर प्रदेश सरकार एक नियमावली लाती है जिसमें ये कहती है कि जो भी पिछली भर्तियां चल रही हैं उनको भी हम संविदा के अंतर्गत लाएंगे। सर केंद्र और राज्य के बीच किसी भी चीज को लेकर समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है। हम कैसे इसको संविदा को कैसे एक्सेप्ट कर लें? हम सर दूर दराज रूम लेकर सारी चीजें मेहनत कर तो 5 साल अगर आपको भैया इस सरकार की कार्य दक्षता बढ़ेगी ना आपकी, थोड़ा मतलब समझो ना बस बात को। सर कार्यदक्षता, सर समझने की बात सिर्फ इतनी है कि इन नेताओं के जिनके पेट ऑलरेडी बहुत बड़े हैं, इन लोगों के कॉलेज हैं, इन लोगों ने जो ITI होती हैं इनको, इस संस्थानों को प्राइवेट कर दिया और ये बड़े बड़े यही नेता लोग खरीद रहे हैं। विजय कुमार ने बड़ा अच्छा टर्म दिया, नौकरी का गुजरात मॉडल। सर ये गुजरात मॉडल ही है सर। इनमें क्या है कि ये पहले क्या करेंगे, सारी चीजों को प्राइवेट कर देंगे, खुद खरीद लेंगे, उसके बाद वहां से जो पढ़े हुए लोग रहेंगे और एक बहुत बड़ा घोटाला करेंगे सर ये। अमित यादव जी, आप भी एक प्रतियोगी छात्र हैं और ये समूह खा और गा की जो नई सेवा नियमावली आने वाली है, इससे आपको क्या लगता है कि फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और आप एक प्रतियोगी छात्र की तरह इसको किस तरह से देखते हो? क्योंकि हम लोग का नजरिया हमेशा एक जर्नलिस्ट का क्रिटिकल होता है किसी भी चीज को देखने में। हम लोग को सिखाया गया था, हमारे एडिटर्स ने सिखाया था कि किसी विषय को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू करो, सही जगह तक पहुंच जाओगे। सबसे पहले आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपने मंच से ये जो संविदा का ये काला कानून लाई है उत्तर प्रदेश की सरकार, इसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। आज उत्तर प्रदेश के युवाओं में आक्रोश का माहौल है। आज सर ये जो संविदा का काला कानून लाई है प्रदेश सरकार, मैं प्रवक्ता महोदय बीजेपी से यही चीज पूछना चाहता हूँ, ये जो काला कानून हमारे लिए बनाया गया है, आप सोचिए कि 5 वर्ष तक हम संविदा पर काम करें पहले, तो इसके बाद में 10 बार परीक्षा दो। जी 10 साल तक मैं पहले 5 साल परीक्षा जी और हर बार 60% जी वही बता रहा हूँ। मैं 5 साल तक प्रतियोगी परीक्षा के लिए मरा पहले, इसके बाद में 5 साल तक इनके लिए संविदा पे काम करूं। इनके बैठे हुए अधिकारी हमसे क्या काम करवाएंगे साल में? अगर हम 60% नहीं लेके आ पाए तो आप ये हमें बताइए, हमको बाहर कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो गरीब मजदूर किसान नौजवान का बेटा है, इनके इस काले कानून से असहमत है। आज पूरे प्रदेश में माहौल है बहुत ही गर्म। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, आप सोचिए, निजीकरण, बेरोजगारी से लेकर के ना जाने कितने मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करना चाह रही है समझ में नहीं आ रहा। आज बताइए, आत्महत्याओं का दौर बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का निवासी हमारा राजीव पटेल मित्र तैयारी कर रहा था सर, उसने आत्महत्या की। उसका 20 तारीख को कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। बिल्कुल भ्रष्टाचार, महिलाओं का ज्यादा शोषण होगा। जातिवाद तो उत्तर प्रदेश के मतलब रगों में है भाई जी। कोई बहुत लोग मेरी आलोचना करता है कि आप जातिवाद की बातें बोलते हैं। जातिवाद नसों में है उत्तर प्रदेश में लोगों की। भ्रष्टाचार अगर मान लो आप यादव हो और किसी और आपका एचओडी कुछ और है, आपका तो कांड हो जाएगा ना। बिल्कुल करेगा। देखिए, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर भ्रष्टाचार। सुनील यादव आपकी भ्रष्टाचार वंशराज दुबे क्या कर लेंगे आपका? भ्रष्टाचार पूर्ण मुद्दे पर बढ़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग में आप प्रवक्ता महोदय बीजेपी के हैं, 2017 के बाद में इन्होंने कितनी विज्ञप्ति निकाली, कितनी नौकरियां दी, आप हमको ये बताइए। 2017 के पहले की पूर्ववर्ती सरकार की। पर ये तो कह रहे हैं कि कामचोर होता है सर, आप ये बताइए, ये कितने बड़े कामचोर हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में आप कर्मचारियों का ऐसा नहीं कह सकते। इनकी सरकार ने, आप बताइए, जो नौजवान, क्या समूह खा वाला कामचोर होता है? सर आप वही मैं कह रहा हूँ, जो जिस डॉक्टर ने या जिस पुलिस वाले ने आज कोरोना काल के संकट में अपनी जान लगा दी, आप बताइए सबसे ज्यादा संक्रमित कौन हुआ कोरोना काल में? आराम से कोरोना काल में। सुनील जी भी गुस्सा नहीं है, बिल्कुल आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? सर गुस्सा इस वजह से हो रहे हैं, आप बताइए, जो जिसने सेवा करी हमारी कोरोना काल में, आप उसको 50 साल में कैसे रिटायर कर सकते हैं? वही कानून हमारे ऊपर लाया जा रहा है। आप बताइए उत्तर प्रदेश, मत गुस्सा करो, आराम से।
प्रदेश सर मैं वही कह रहा हूँ। मत क्रोधित हो, कुपित मत हो, आराम से बात रखो। आक्रोश की बात ही है। ये जो कानून है ये हम लोगों के लिए फांसी का फंदा बनेगा, ये आत्महत्या का कारण है। आज उत्तर प्रदेश में जो है आत्महत्या का दौर बढ़ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा राजीव पटेल मित्र है, पीसीएस का उसका एग्जाम 2-3 बार निकला है, किस कारणवश उसकी आत्महत्या हुई, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसकी सर मदद करिए, क्योंकि उसका अभी तो जरा रिया सुशांत वाला चल रहा है ना अरे अभी सर, तो। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया उसके लिए बहुत बड़ी धन्यवाद। अरे हमें तो गालियां पड़ती हैं ये नहीं सब सर, काम आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश के युवा, आज जितना उत्तर प्रदेश का युवा है आपकी आंखों में, हमारी आंखों में एक सपना देखता है कि ये नौजवान, अरे हम आपकी आवाज बनेंगे, चिंता मत करो। बिल्कुल। ओके, वीरेंद्र सिंह आ गए हैं, सर, एक बात- आप सबके चहेते एक वीरेंद्र मिनट, सिंह आ एक गए। मिनट। 1 सेकंड रुक जाओ, 9 अगली बार के लिए रख लो, कुछ रुक जाओ। 30 सेकंड में अरे अपनी जरा बात वीरेंद्र खत्म सिंह आ कर- गए, 1 सेकंड रुक 30 जाओ। में, सर 30 सेकंड में। ओके, अच्छा, 9 खत्म करो। सितंबर को जब हम जैसे नौजवान अपना कार्यक्रम करते हैं, विभिन्न विपक्षी दलों ने हमारा समर्थन किया, क्योंकि वह प्रोग्राम हमारा था, तो हमने जीपीओ पर गांधी प्रतिमा के पास में, बापू के देश में, ओके। जब हम लोगों ने कैंडल जलाने का काम किया, तो इन्हीं बीजेपी प्रवक्ता के महोदय के लोगों ने, पुलिस के अधिकारियों ने हम पर लाठी चलाई, मुकदमा लिखा, जेल में डाल दिया। सर, ये कैसा प्रदेश है हमारा? क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं? लोकतंत्र में क्या हो रहा है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप आवाज उठाइए सर, हम आपके साथ में, पूरा ठीक है, प्रदेश डन, का नौजवान डन, आपके डन। साथ है। सर, नो रिया नो हो रही है सुशांत, पूरी तरह से देश ओके, नो रिया नो जो सुशांत, भी विद्रोह कर रहा है वो देश ऑल राइट, जा रहा ओके, है। वीरेंद्र जी आ गए भाई, आप सबके चाहते वीरेंद्र सिंह की एंट्री हो चुकी है। भाई वीरेंद्र जी, ये समूह ख और गा की जो प्रस्तावित नई सेवा नियमावली है, इसको लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? और युवा नाराज हैं, आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं, परेशान हैं। देखिए, ये सरकार का एक गलत फैसला है, जो अगर वो ये लागू करती है तो सरकार बहुत पछताएगी। जैसे उसने पेंशन बंद किया है, इस देश के करोड़ों बुजुर्गों का नुकसान हुआ है, उसी तरह से फैसला भी गलत होगा, क्योंकि संविदा की नौकरी शोषण से भरी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, शोषण होगा ये तय है। क्योंकि जो अधिकारी बदलेगा, 6-6 महीने 8-8 महीने में अधिकारी बदलेंगे, वो अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेंगे। 30-35 साल बाद नौकरी मिलेगी, 5 साल आपको संविदा पे रहना पड़ेगा और 50 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। बीजेपी सरकार इससे अच्छा दिन और शायद कर्मचारियों के लिए नहीं ला सकती थी, यही अच्छे दिन हैं। 5 करोड़ नौकरियां कोरोना काल में अब तक जा चुकी हैं, और बड़े बड़े MBA करके डिग्री धारक इस पेंशन में दाल चावल और टूथपेस्ट बेच रहे हैं, 10,000 की नौकरी ढूंढते हैं, लाखों रुपया खर्च होता है इनकी पढ़ाई पर, माँ बाप करते हैं, तमाम लोन लेना पड़ता है। ब्रजेश जी, बेरोजगारों की खान है, मेरा भारत महान है। यहाँ पूरा भरपूर मात्रा में मौजूद है बेरोजगार, और 13 लाख नौकरी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हर साल हम देंगे, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनाओ। ये नौकरी तो देना दूर, ये मार मार के घर भजा रहे हैं। 50 साल से ज़्यादा जो हो जाएंगे, सबके यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी बना दी गई है। जो है वो भी छीन लेंगे मतलब। ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दी है उत्तर प्रदेश की जनता, अब इनको मजा आएगा असली में। ये खूब बीजेपी चिल्लाते थे, अफसरों ने इस सरकार का कितना नुकसान किया है, और उत्तर प्रदेश का ये बीजेपी संगठन में बैठे हुए लोग भी जानते हैं। बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता हैं संगठन के, जो इन अफसरों की कार्यशैली से नाराज हैं, दुखी हैं। संगठन के लोग, संगठन के लोग, तो क्या संगठन की बात नहीं सुनता सरकार में कोई? अगर सुनता होता तो ये फैसले इस तरह के नहीं होते। संगठन के लोग, कोई भी संगठन हो, वो जनता के बीच रहता है, गांव गांव जाता है, लोगों का दुख दर्द समझता है, लेकिन सरकार में बैठा अफसर को इससे कोई मतलब नहीं। वो एसी में रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, प्रदेश में बड़े बड़े फैसले करता है, उसको इससे क्या लेना देना। 2.5 लाख की सैलरी लेता है, 6 लाखों कार लाख रखता है, रुपया। 2500 नौकर रखता है। बिल्कुल, उसको तो खाली वो ये समझाता है कि साहब फला मूर्ति बना दो, इससे बड़ा नाम होगा, और विश्व की सबसे ऊंची इतनी फीट बना डालो, और उसमें कमीशन खोरी करेगा, और सरकार को झूठी वाहवाही के नाम पर धर्म कर्म से और जब कुछ नहीं मिलेगा तो नमक ही खा जाएगा। जी, धर्म कर्म से ब्रजेश जी आत्मा संतुष्ट हो सकती है, लेकिन किसी का पेट नहीं भर सकता।
पर ये संगठन वाली बात आपने बड़ी चौंकाने वाली बात बताई कि मतलब संगठन के लोगों से भी बीजेपी के कंसल्ट नहीं किया जाता। नहीं, बीजेपी के नेता आए दिन चिट्ठी लिख रहे हैं अपनी सरकार पर, अफसरों के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, अफसरों के फैसलों की शिकायत मुख्यमंत्री से करते हैं। तो क्यों है ये जरूर यही तो है कि ब्यूरोक्रेसी सरकार में गलत फैसले करा रही है, जनता में जिससे तकलीफ बढ़े, जनता में जिससे नाराजगी बढ़े। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रताड़ित हैं, संगठन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, सम्मान बचाने के लिए लोग चुप हैं क्योंकि ये तो एक अलग डिबेट का विषय दे दिया आपने। क्योंकि ये अफसर उनको बेइज्जत करा देते हैं। कौन जाएगा बोलने? कुर्ता फड़वा देते हैं, आप बता रहे थे। राजकुमार अलीगढ़ में कुर्ता फाड़ा गया विधायक जी का। संविदा के लिए एक मित्र ने लिख के भेजा है कि ये जो ट्रायल सिस्टम है ये नेताओं पर भी लागू होना चाहिए। कोई नेता को पहले संविदा पर 2 साल के लिए मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाए और अगर काम अच्छा ना हो तो उसे हटा दिया जाए, फिर किसी को मौका दिया जाए। सियासत में ये पैमाना कब लागू होगा ये देखना होगा। वैसे एक बार हो चुका है ठेके पर मुख्यमंत्री 6-6 महीने का। बिल्कुल। ब्रजेश जी, बेरोजगारी का आलम यह है कि एक पिता की 4 संतानें थीं, तो बाप जो है अपने एक दोस्त से अपना दुखड़ा बांट रहा था। उसने कहा कि मेरी 4 संतानें हैं, एक MBA किए हुआ है, दूसरा MBBS है, तीसरा M.Tech किया हुआ है और चौथा चोर है। तो दोस्त ने कहा यार ये जो चोर है, बाकी 3 लड़के तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, चौथा चोर है, इसको निकाल के घर से बाहर करो, तुम्हारी नाक कटवा रहा है। तो बाप ने कहा कि अरे वही तो एक काबिल है, बाकी तो तीनों बेरोजगार हैं, उसी से तो घर का खर्चा चल रहा है। तो इतना पढ़ा लिखा के क्या फायदा? देखिए अभी मैं क्या तो बोलूं, अब आप ऐसी बात करते हो। नहीं, अब देखिए गलत बात को मैं सही नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब M.Tech की डिग्री धारक चपरासी की नौकरी ढूंढ रहा हो, MBBS MBA, तो आप बताइए चोर तो जो है गलत है, लेकिन ठीक है वो कमाए तो कुछ ना कुछ चोरी करे तो कमाए, अपना पेट भरेगा। तो मतलब ये फैसला सरकार को इसको वापस लेना चाहिए, इस प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहिए। इससे असंतोष बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, भ्रष्टाचार, महिलाओं का शोषण, अधिकारियों की तानाशाही और अधिकारियों के दबाव से कर्मचारी सुसाइड भी कर सकते हैं। कर्मचारियों में हीनता की भावना आ रही है। सचिवालय में तमाम कर्मचारी बर्खास्त किए गए, निकाले जा रहे हैं तमाम सारे जिलों में। जी, ये सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर बड़े बड़े अफसरों को तो छोड़ देती है, लेकिन छोटे छोटे अफसरों पर कार्रवाई करती है। DM महोबा उदेश तिवारी 5 लाख रुपया लेते थे इंद्रकांत त्रिपाठी से, उनका निलंबन क्यों नहीं हुआ? मणिलाल पाटीदार, अरे उनकी कार्य दक्षता ठीक होगी क्यों ना, नहीं हुई? उनकी कार्य दक्षता ठीक होगी। तो ये सरकार तो वैसे कहती भाई नौकरी के भरोसे ना रहो, चाय पानी की दुकान लगाओ, पकौड़ा बेचो। जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी है और चंद रुपयों की नौकरी से चाय पकौड़े की दुकान अच्छी है। जी, तमाम सारे लोग इसी में लेते रहते हैं मजा। तो आज का साहित्य प्रस्तुत करें। जिस देश के ने लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता देखे हों, जो फटी धोती पहनकर भी जनता के बीच रहते थे और चप्पल नहीं पहनते थे पाँव में, कि मेरे देश के गरीब जनता के पैर में चप्पल नहीं है। अरे आज तो अपनी धोती बचाने की बारी है। और इस देश में ऐसे भी नेता हुए जिन्होंने कहा मेरा सपना है कि जो हवाई चप्पल में चल रहे हैं वो हवाई जहाज में चलें, और वो 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चले, उनका इक्का तांगा रिक्शा तक नहीं मिला। इक्का मतलब ये जो बैलगाड़ी? हाँ, तमाम ठेला तक नहीं मिला कि ठेला बैठ गया, पैर में छाले पड़ गए। ओके, उनके राज में। जी जी, तो साहित्य दीजिए वीरेंद्र जी। मान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, सम्मान बिक गए, और छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े ईमान बिक गए, और सोच समझकर मुंह से बोलो दीवारों के कान बिक गए। और उनसे पूछो जिंदगी क्या है जिनके सब अरमान बिक गए, और नग्न रह गई जीवित लाशें, मुर्दों के परिधान बिक गए। और चोरों को मत दोष दीजिए, घर के ही दरबान बिक गए, और पशुओं की कीमत लगती है, बिना मूल्य इंसान बिक गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अशोक पांडे जी, इस तरह के फैसले जब सरकार करती है
और ये कोई सामान्य फैसला नहीं है, ये एक बड़ा फैसला है। इस फैसले का नुकसान भी आपको हो सकता है। तो क्या ये संगठन से बातचीत की जाती है इस तरह के कोई नियमावली या बड़ा काम करने से पहले? सरकार आप लोगों से बात करती है, आपकी पार्टी की सरकार, या फिर संगठन की कोई राय नहीं ली जाती, कोई तवज्जो नहीं दी जाती, जैसा कि वीरेन जी अभी कह रहे थे? देखिए, मूल बात यह है कि हम लोग, जैसे अभी भाई साहब ने कहा, स्क्रीनिंग वाली बात, 50 साल का अगर पुलिस कर्मी है या सरकारी कर्मचारी है तो उसकी हम स्क्रीनिंग के कराते हैं तो अछूत है कि नहीं, दुरुस्त है कि नहीं। जैसे पुलिस वालों की बात है, जैसे भारतीय सेना सरहद की हिफाजत करती है, उन्हें आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था वो करते हैं, तो निश्चित तौर पे माननीय प्रवक्ता जी स्क्रीनिंग कराइए। 55 साल का कर्मचारी कार्यालय नहीं चला सकता, 70 साल का देश चला सकता है। माननीय प्रवक्ता जी बताइए, 55 साल का कर्मचारी कार्यालय नहीं चला सकता, 70 साल का आदमी देश चला सकता है, इसका जवाब दीजिए। तौर पे प्रदेश का विकास होगा। आज जिस तरह से सरकारी कर्मचारी हमारे रीढ़ की हड्डी है, अब उनका तमाशा बनाए हुए हैं, उनको तमाशा बनाए हुए हैं। आप पेंशन छीन लिए, आप डीए छीन लिए, आप वेतन काट दिए, आप संविदा में ला दिए, उनका तमाशा बनाए हुए हैं आप। निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि योग्य आदमी को आना चाहिए और कहीं न कहीं उसका एक ओके, अशोक पांडे जी एक मेरा सवाल है आपसे। सर अशोक पांडे जी, क्या ये निर्णय जो कुछ भी सरकार लेने जा रही है, संगठन की सहमति है उसमें? निश्चित तौर पे हमारे यहाँ संगठन के प्रमुख लोग निश्चित तौर पे सरकार का जो भी जो जायज निर्णय है निश्चित तौर पे। सुनील सिंह साजन जी, संगठन भी चाहता है कि यह नियमावली आए और सरकार भी चाहती है, अब स्पष्ट हो गया है। देखिए ब्रजेश जी, संगठन इसलिए चाहता है क्योंकि इसमें नौजवानों के साथ साथ जो सबसे बड़ा निशाना बनाएगी सरकार, वो पिछड़े और दलित समाज के नौजवानों को बनाएगी। हम केवल आपकी डिबेट के माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कि 100 संविदा पे आपने भर्ती किए, उसमें 21 आप दलित समाज से रख देंगे, 27 आप ओबीसी से रख देंगे। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जब आपको नाराजगी हो जाएगी तो उन जब 21 या 21 में से 10 हटा देंगे या 27 में से 15 हटा देंगे तो उनकी जगह क्या ओबीसी रखेंगे, एससी रखेंगे या जनरल रख देंगे? क्वेश्चन। अच्छा, ये पारदर्शिता की बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, पारदर्शिता ठीक होगी इसकी गारंटी कौन लेगा? और जो बात आपने शुरुआती दौर पे कही है कि ये प्रक्रिया शोषण, वसूली और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी, मुझे चिंता महिलाओं की है। मुख्यमंत्री जी, महिलाओं की मुझे अत्यधिक चिंता है क्योंकि उनका जो शोषण होगा उसको कौन रोक पाएगा? इनके प्रवक्ता और सरकार कामचोर कह रही है। नौकरशाह कौन है ब्रजेश जी? माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव पर सबसे पहले वसूली का और भ्रष्टाचार का आरोप लगा। कंपोजिट ग्रांट उन्नाव में लूट ली गई, आप लोगों के सहयोग से, संघर्ष से वो घोटाला खुल पाया। जिस प्रदेश में एसपी हत्या करा रहा हो रंगदारी लेकर के, उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो रही हो। ब्रजेश जी, मैं एक लाइन में कह सकता हूं, जो सरकारें या इस देश में ब्यूरोक्रेसी जितनी मजबूत होगी, इस देश की डेमोक्रेसी उतनी कमजोर होगी। तो ये डेमोक्रेसी को कमजोर करने का रास्ता है, भ्रष्टाचार का रास्ता है। जावेद अहमद, क्या ये नियमावली निरस्त होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए और सरकार इसको क्यों लाना चाहती है? जावेद अहमद की भर्ती अभी तक नहीं कर पाए। 1,37,000 शिक्षा मित्रों को धोखा इन्होंने दिया। अधीनस्थ सेवा चयन की एक भी भर्ती इन्होंने पूरी की हो तो बताइए? केवल जुमले। और मैं अगर बीरेन जी प्लीज कंक्लूड करिए। बीरेन जी देसी भाषा में कहते भाई अशोक पांडे जी रुक जाओ। को बुरा लगता होगा लेकिन कहते बिल्कुल सही हैं। ओके, ऑल राइट। अगर ब्रजेश जी जो बीरेन जी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री संविदा पे होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी कब को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता। ओके, जावेद अहमद, क्या यह नियमावली लागू होनी चाहिए अथवा नहीं लागू होनी चाहिए और लाने के पीछे की मंशा क्या है? गो अहेड, बोलिए। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आत्ममुग्धता और अहंकार का शिकार हो गई है, इसलिए वो पूरे मानस के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है कि लोग मात्र हमारी गुलामी की तरफ आ जाएं,
उनके लोगों की गुलामी की तरफ आ जाएं और लोग अधिकार विहीन हो जाएं। यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का दर्शन है कि पूरे देश को गुलाम बनाना है। आप कभी सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं जी। आप बताइए शासन है कहां उत्तर प्रदेश में? पूरे प्रदेश के अंदर किस तरीके से घोटाले हुए, होमगार्ड की ड्यूटी का घोटाला, ड्रेस घोटाला, डीएचएफएल का घोटाला, पीपीई किट का घोटाला, पशुधन घोटाला, और सरकार आ गई है। आज तो नमक में भी दलाली खा ली गई। एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है, नमक में दलाली। देश के बेरोजगारों की, ओके, ऑल राइट, देश के नौजवानों की कोई चिंता नहीं। थैंक यू जावेद भाई, जावेद भाई थैंक यू, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओके को पूरे प्रदेश के नहीं देश के नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए, कर्मचारियों से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, ये उनको कामचोर कहने का काम कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ भाई, जावेद भाई, जो जुमलों के बल पर सत्ता में है वो दूसरों को कामचोर कह रहे हैं। थैंक यू, दोनों शांत हो जाएं। वंशराज दुबे, जावेद भाई, शांत शांत शांत, हम अभिषेक जी बोलेंगे, शांत, दोनों की आवाज बंद करो, उसको आप जो है नहीं मानेंगे तो बता रहे हैं। ओके, वंशराज दुबे, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इस नई सेवा नियमावली से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, महिलाओं का शोषण होगा, आर्थिक शोषण भी हो सकता है, और ज्यादा परेशान किया गया तो हो सकता है लोग सुसाइड भी करें। और अगर 5 साल के बाद अगर मान लीजिए कि कोई अगर एक परीक्षा फेल कर गया या कोई एचओडी नाराज हो गया और नौकरी चली गई, तब क्या होगा? देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ा जो सवाल इसमें यही है कि जब 5 साल जो भी आप नौजवानों को नौकरी देंगे संविदा पे, यानी उनको मानदेय मिलेगा, 5 से 10 हजार रुपए उनको मानदेय मिलेगा, उनको उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनको पीएफ नहीं मिलेगा, सर्विस उनको बेनिफिट इंश्योरेंस नहीं उनका नहीं मिलेगा, होगा, मैंने स्पष्ट उनको किया। सरकारी सेवाएं नहीं मिलेंगी। ये सारी चीजें उनको नहीं मिलेगी, उनको सिर्फ मानदेय मिलेंगे। और मान लीजिए उसमें बहुत सारे हो सकता है नौजवान तमाम अड़चनों को पार करते हुए, अधिकारियों को चाटुकारिता करते हुए, सरकार की चाटुकारिता करते हुए, मान लीजिए वो बेचारे किसी तरीके से 5 साल किस तरीके से पास हुए, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं योग्य थे। जब वो योग्य हो गए तो इसका मतलब 5 साल से उनको अपने मैं तो चुनौती देता हूं ना, उनके अधिकारों का आपने आप अगर समूह खा और गा को आप संविदा पे 5 साल के लिए रखना चाहते हो और 10 बार उनका एग्जामिनेशन लेना चाहते हो ना, लो, अच्छी बात है, पर यही व्यवस्था आईएएस के लिए करो, यही व्यवस्था आईपीएस के लिए करो, यही व्यवस्था पीसीएस के लिए करो, पीपीएस के लिए करो, इंजीनियर्स के लिए करो, डॉक्टर्स के लिए करो, सभी वर्गों के लिए करो, खुद के लिए भी करें, राजनेता उनको भी जोड़, और नेताओं की भी परीक्षा कराओ, उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट कराइए। ओके, और ब्रजेश जी दूसरी चीज, ये जो भारतीय जनता के पार्टी के जो एक प्रवक्ता साहब बैठे हैं, जो कर्मचारियों को कामचोर कर रहे हैं, दरअसल सरकार की मंशा साफ-साफ जाहिर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार जो है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है, उस सरकार में सुन लीजिए, आपका चीफ मिनिस्टर काम नहीं बनेगा। सुनिए, उत्तर प्रदेश का कर्मचारी कामचोर नहीं है, सरकार की नीयत में खोट है। वही कर्मचारी दिल्ली में भी है। ओके, थैंक यू। ओके, दोनों लोग शांत हो रहे हैं। विजय कुमार जी, आप मुझे बताओ कि इस नई सेवा नियमावली को लाने के पीछे का वास्तविक उद्देश्य क्या है? और मेरा भी वही सवाल है, आप समूह खागा के लिए लाना चाहते हो ना, लाओ, पर यही व्यवस्था आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस के लिए भी लाई जाए, इंजीनियर्स के लिए भी लाई जाए। क्यों अकेले समूह खा और गा? उनको भी संविदा पे रखो और 10 बार एग्जामिनेशन कराओ, हर 6 महीने में उनका भी एग्जाम कराओ, तब जाने कि आप न्यायप्रिय हो और पारदर्शी हो। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, उसको सर्विस न देना पड़े, उसको रोजगार की व्यवस्था न देनी पड़े, वो इसलिए भाग रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी, यही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 2-2 करोड़ के रोजगार की बात करते हैं। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, मैं इस वेबसाइट से निकाल कर लाऊं सरकारी बजट से कि क्या स्थिति है रोजगार की, क्या स्थिति है आज पूरे देश में। प्रदेश की अगर बात करें, और कहा जा रहा है बार बार कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार के नाम पर सुनता। अरे सीएमआई की रिपोर्ट है, 12 करोड़ लोगों की जॉब चली गई है कोरोना में। दूसरी बात मैं माननीय प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं, आपने डीए छीन लिया, आपने भत्ता छीन लिया, आपने पेंशन छीन लिया, आपने वेतन आयोग छीन लिया, आप सब हमसे छीनते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं, नाम देते हैं कोरोना योद्धा, वॉरियर्स,
फूल की वर्षा, डीए काट दे, पेट पे लात मार रहे हैं, फूल वर्षा करा रहे हैं। हेलीकॉप्टर ये गजब से। का तमाशा है। हेलीकॉप्टर से भी। पर काटते चलो, पर्व मनाते चलो, पर काटते चलो, पर्व मनाते चलो, ये फिलॉसफी है। और मैं एक से कहना चाहता हूं, ये मेरे पास आज ऑथेंटिक रिपोर्ट है, होम्योपैथी लखनऊ की बात मैं बता रहा हूं, होम्योपैथी विभाग का यूपको एक कंपनी एजेंसी है जिन्होंने आउटसोर्सिंग वालों रखा और 7 करोड़ रुपए का आज तक उन्होंने जो संविदा कर्मचारी उनको नहीं दिया और फिर चली गई। फिर सरकार ने कहा नहीं ये तो गड़बड़ कंपनी आ गई थी, अब दूसरी एजेंसी लाते हैं। ओके। दूसरी मेरी एजेंसी जानकारी लाने के में बाद तकरीबन 11 उत्तर प्रदेश महीने में से विजय उसको कुमार जी। वेतन नहीं दिया गया है। विजय कुमार जी, उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी में पुलिस डिपार्टमेंट को अगर आप अलग कर दें, 4 लाख से ज्यादा नौकरियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं, किसी न किसी प्रोसेस में फंसी हुई हैं, नौकरियां नहीं दी जा रही। 4 लाख से ज्यादा। इससे ज्यादा मैं बता दूं कि एक भी विभाग में, आज ही आप परसों आप पेपर में देखेंगे, जो जिसका अगर सरकार की मैं बात करूं, संस्कृत विद्यालय, 111 संस्कृत विद्यालय में एक भी अध्यापक नहीं है। और संस्कृत के पैरोकार हम हैं, हम भारतीय सभ्यता के पैरोकार हैं। 111 संस्कृत विद्यालय में एक भी अध्यापक नहीं है। आप कर्मचारियों की संख्या घटाते जा रहे हैं, काम का वर्णन बढ़ाते जा रहे हैं, फिर आप करें कामचोर है। हाँ, अजीब सी दास्ता बना रखे हो। ओके भाई, आशुतोष गिरी। अगर संविदा, एक निवेदन हो, अगर संविदा पर रखना है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी संविदा पर रखा जाए और संविदा का तरीका हो जो बिजनेसमैन सबसे ज्यादा गुरूर देते, क्योंकि वेलफेयर को बिजनेस स्टेट बनाया जा रहा है। ओके, आशुतोष, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आशुतोष, 12 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं कोरोना टाइम में पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में जो हमारे पास आंकड़ा है, 4 लाख नौकरियां फंसी हुई हैं जो अब तक मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली है। और ऊपर से अब नया नियम लाया जा रहा है और पुराने समय से लागू होगा कि आप सब लोग जिनको भी सरकारी नौकरी पहले तो मिलती नहीं है और बड़े किस्मत वाले हैं, मतलब अगर मिल गई तो आपने समझ लिया आसमान से तारे तोड़ लिए, बिल्कुल सर। अब मिल गई तो उसके बाद चलिए संविदा पे आइए। संविदा पे आइए सर। ये जो भी चीजें संविदा पे आई है सर, इनके देखिए ये क्या है कि अगर 50 से इसमें इनमें जो भी है, इनमें जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं उनमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर कोई संविदा का कोई भी कर्मचारी अगर बीमार होता है तो उसकी तनख्वाह काट ली जाएगी। क्या ये नेता बीमार नहीं होते हैं? इनकी तनख्वाह क्यों नहीं काटी जाती, बल्कि इनको और सुख सुविधाएं दे दी जाती हैं। मतलब संविदा पर भर्ती होने वाला जो इंसान है, जो मतलब हम तैयारी कर रहे हैं, हम बधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। हमारी कोई मतलब हम इंसान नहीं हैं। हमारे इंसान की जो गुजर बसर करने के लिए जो जरूरत चीजें हैं वो भी नहीं हो सकती उन चीजों में। और संविदा किस लिए ला रहे हैं, कारण क्या है, कुछ तो बताएं। दक्षता बढ़ेगी। और सर मैं आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कह देना चाहता हूं कि आज लगभग इस चीज को आए, हम लोग बेरोजगारों ने धरना निकाला कि हम बेरोजगार हैं। इन्होंने हम लोगों को चैलेंज करके एक संविदा जैसी एक काला कानून लाके इन्होंने सामने खड़ा कर दिया। ये सीधे चैलेंज कर रहे हैं सर, हमने इन्हें वोट दिया है, हम इनसे कह रहे हैं कि ये वापस ले लें और हमें हमारा रोजगार दें, हमें तो, सरकारी नौकरी दें। नहीं तो सर हमारा धरना, हमारा विरोध जारी रहेगा। ये भले हमें देशद्रोही करें, लेकिन हमारा विद्रोह जारी रहेगा सर। और हम सड़कों पर इसी तरह उतरेंगे और जो हमें कामचोर बताया जा रहा है चीजों को। थैंक यू भाई। अमित जी, आपके मन में इतनी आक्रोश की ज्वाला क्यों धधक रही है? सर इस वजह से धधक रही है क्योंकि जो इन्होंने वादा किया था जब सरकार आई थी, इससे पहले इनका घोषणा पत्र आप भी पढ़िएगा सर। इन्होंने वादा किया था 90 दिन के भीतर। मैं क्यों पढ़ूं, मुझे कोई चुनाव थोड़ी लड़ना। सुनील साजन पढ़े, जावेद अहमद पढ़े, वंशराज पढ़े, मैं क्यों पढ़ूं? सर इन्होंने कहा था इन्होंने कहा था 90 दिन के भीतर हम सारी भर्तियां पूरी करेंगे। आज इनके इसी ये ज्वाला क्यों धधक रही है आपके भीतर? सर इसी वजह से जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उसमें आप समझिए सर, जो बीडीओ का, ग्राम पंचायत अधिकारी का, हम लोग कोर्ट कचहरी में परेशान हैं। उत्तर प्रदेश का गरीब मजदूर किसान नौजवान का बेटा, आप सोचिए सर, कोर्ट कचहरी का पैसा। संविदा पे रह लो, अच्छा मतलब ट्रेनिंग पा जाओ। बिल्कुल हम सर संविदा के लिए हम बिल्कुल तैयार ही नहीं हो रहे, क्योंकि ये जो काला कानून प्रदेश की सरकार लाई है, यही कानून उत्तर प्रदेश में या फिर जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी यही लागू। संविदा के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन संविदा के लिए ये भी तैयार हो, ये भी 50 होने के बाद रिटायरमें ले लें, ये हट जाए 50-55 के बाद। बीएड प्रवेश परीक्षा में अभी इन्होंने हाल ही में जो दलित वर्ग के लोग आते हैं उनको प्रवेश के लिए जीरो फीस पे रोक दिया है। आप सोचिए सरकार, हम लोग पूरे प्रदेश में 17 सितंबर को कल
बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं आपसे पूर्ण रूप से निवेदन करता हूं, आप हमारा समर्थन करिए, क्योंकि आप आज अगर बेरोजगारों के साथ में खड़े हैं, हम कोर्ट कचहरी लड़ रहे हैं सर। अरे भाई अमित, आपको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट मांगनी चाहिए। आप ब्रजेश मिश्रा सपोर्ट लेके क्या कर रहे हैं? मेरे पास तो 10 वोट भी नहीं है, मेरे पास 10 वोट नहीं है देने के लिए। मैं किस काम में हूँ आपके लिए? पूरे उत्तर उनसे सपोर्ट मांगो। मेरे पास 10 वोट भी नहीं है देने के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं की आवाज है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं से, उत्तर प्रदेश की पूरी जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, कल 17 सितंबर को आप हमारा सहयोग करिए, क्योंकि ओके भाई अशोक पांडे जी, उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, थैंक यू हम लोग बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। ओके थैंक यू अशोक पांडे जी। ये नई प्रस्तावित सेवा नियमावली आप वापस लेंगे अथवा नहीं लेंगे? देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे ये जो नियमावली हमने बनाया है, सरकार ने बनाया है, इसे ब्यूरोक्रेसी ने नहीं, लोकशाही ने बनाया है। जनता को जिससे फायदा होगा, निश्चित तौर पे हम जी हो गई पूछो पूछो कानून अगर आप लाने सरकारी नौकरी में निश्चित तौर पे इस विरोध। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का बहनों भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।